नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 16 नवंबर एंड मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आज के प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में। आगे से बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको डायरेक्टली जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस से 10 years ऑफ पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का 10 साल हो गया है, राइट। और रिसेंटली विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने लॉन्च किया एक रिपोर्ट जिसका नाम है अ डिकेड ऑफ पॉक्सो। इस पॉक्सो एक्ट के रिलेटेड हमारे देश में जो बच्चों के खिलाफ जो कानून है, राइट, उसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं, मतलब बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल कानून है क्या डेवलप हुए हैं, चैलेंजेस क्या क्या है, और ओवरऑल कुछ कुछ इंसाइट्स बताया गया है फ्रॉम द वेरियस जुडिशियल डेटा जो क्या 10 सालों में अभी तक सरकार के पास मिला है। तो इसमें कुछ कुछ इश्यूज फाउंड किए गए हैं। जैसे बोला जा रहा है 2020 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार ओवर 90% जो परपेट्रेटर्स हैं ना, मतलब जैसे क्या होता है ना, जैसे बच्चे जो 18 साल के नीचे होते हैं उनके खिलाफ अगर सेक्सुअल कुछ भी अब्यूज होता है ना, तो उसके रिलेटेड ये कानून बना हुआ है पॉक्सो एक्ट, राइट। अब यहां पे बोला जा रहा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 90% परपेट्रेटर्स, मतलब 90% वैसे लोग जो क्या इस घिनौने काम में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर पीपल नोन टू विक्टिम्स, मतलब रिलेटिव्स होते हैं उनके, समझ रहे हो, रिलेटिव, अंकल, इस टाइप से चीजें होती हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात। मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखा जा रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस, बहुत सारे पेंडेंसी ऑफ केसेस बच्चों के कानून में भी, बट दो देयर इज मैंडेटरी दैट हाँ इन सब कानून को जल्दी से खत्म कर दे, बट अभी भी इसमें भी इतने ज़्यादा रिपोर्ट्स आते हैं ना दैट पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ही ज़्यादा है। कन्विक्शन रेट बहुत कम है, मात्र 14% कन्विक्शन रेट है। इनफैक्ट इश्यूज अगर देख लीजिएगा हाइयर एज ऑफ कंसेंट से, जी हाँ है, देर बाई माइनर्स गेटिंग कन्विक्टेड फॉर इवन कंसेंशुअल एक्ट्स, है ना। तो एज ऑफ कंसेंट जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मैटर है जो क्या इस पॉक्सो कानून के अंडर ये किया जा रहा है। क्योंकि देखो एज ऑफ कंसेंट क्या होता है ना, दैट अगर कंसेंशुअल वे में अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है देन उसको टेक्निकली कुछ नहीं करना चाहिए था, राइट, प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ गर्ल हु इज ऑफ 17 years एंड देर इज अ गाय हु इज ऑफ 18 years, राइट, एंड दे आर कंसेंशुअली इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, बट स्टिल उस कंसेंट के को साइड में रखते हुए इस कानून के अंडर जो है ना, स्टिल दैट बॉय जो कि 18 years के है, ही विल बी हेल्ड गिल्टी। ठीक है, कुछ कुछ अदर हाइलाइट्स जो इस रिपोर्ट में लाए गए हैं वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टैंड्स अहेड ऑफ एनी अदर स्टेट इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग केसेस कन्विक्शन ऑफ एक्यूज, मतलब बहुत तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, राइट। कुछ भी अगर इस टाइप के क्राइम्स होते हैं सीधा पुलिस में रिपोर्ट कर दिया जाता है। देयर इज नीड फॉर आफ्टर स्कूल केयर, बोला जा रहा है जिस वैसे बच्चे होते हैं ना जिनके पेरेंट्स काम करने वाले होते हैं, राइट, तो क्या होता है ना दैट दे आर यूजुअली लेफ्ट ऑन देयर ओन आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल खत्म होने के बाद वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है दैट देयर इज अ नीड जो क्या आफ्टर स्कूल केयर के रिलेटेड भी कुछ एक इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होनी चाहिए। पॉक्सो एक्ट 2012 was passed in order to protect children from sexual abuse, sexual assault and sexual harassment of various kinds including pornography as well। कुछ अगर इस पॉक्सो कानून के अंडर फीचर्स देख लीजिएगा, वो था स्पेशल कोर्ट को स्टैब्लिश करना, जिससे अगर कोई भी इस टाइप के सेक्सुअल रिलेटेड चिल्ड्रन के खिलाफ अगर कुछ एक्टिविटी होती है तो उसके रिलेटेड ये कोर्ट ही डिसाइड करेगी क्या होगा। यह एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, इसमें ऐसा नहीं है दैट एक 16 years का बच्चा और 16 year की बच्ची अगर दो है तो दोनों को अलग अलग कानून से देखा जाएगा। नो, दे विल बी सीन फ्रॉम द सेम आइज। इफेक्टिव रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस एंड इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, दैट इज NCPCR, एंड इट्स स्टेट मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता है। महाराष्ट्र टॉप्स किस चीज में भाई? महाराष्ट्र टॉप्स इन द राइज ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स कौन है यहाँ पे हुए? लेजिस्लेचर्स, मतलब दैट इज फॉर एग्जाम्पल होता है ना जो ऑलरेडी इलेक्शन जीत के आ जाते हैं, तो उनके बारे में बात की जा रही है
दैट एक हाई कोर्ट से रिपोर्ट लाया गया है ऑन द पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट सिटिंग एंड फॉर्मर एमपीज एंड एमएलएज। इसमें बोला गया है दैट 21% हमें इंक्रीज देखने को मिला है इन द 3 years फ्रॉम इतना टू इतना। 2018 के दिसंबर से 2021 के दिसंबर के बीच में जो पेंडिंग केसेस है ना अगेंस्ट एमपीज एंड एमएलएज, तो मैं उन पेंडिंग केसेस के बारे में बोल रहा हूँ दैट वो इंक्रीमेंट हुई है इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में। महाराष्ट्र ने रजिस्टर किया हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट सिटिंग एंड फॉर्मर लॉ मेकर्स। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे डज नॉट गिव एनी क्राइटेरिया एज टू व्हाट डिस्क्वालिफाइज अ पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट, बट स्टिल हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना 1951, उसके सेक्शन 8 में क्लियरली लिखा हुआ है दैट दिस section disqualifies a person convicted with a sentence of 2 or more years from contesting election. However, बोला जा रहा है that वैसे जो लोग हैं ना, वैसे conviction अगर pending है तो मतलब अगर conviction proof नहीं है, pending है, that still अभी भी वो elections को contest कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ data figure दी हुई है, you can go through it. Next, Supreme Court on forced conversion. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट देखो भाई, ये जो फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रही है ना हमारे देश में, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है एंड ये हमारे आने वाले समय में हमारे जो देश का सिक्योरिटी है उसको भी खतरे में डाल सकता है। हमारे जो देश में जो मूलभूत अधिकार है लोगों के पास, दैट इज़ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्साइन, इसको भी खतरे में डाल सकता है। इनफैक्ट बोला जा रहा है दैट सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से दैट आप क्या स्टेप ले रहे हो जिससे कुछ तो सीरियस, कुछ तो सिंसियर एफर्ट्स लो जिससे इस इशू को टैकल किया जा सके। तो सवाल होता है ये दैट इज फोर्स कन्वर्जन के रिलेटेड आर्टिकल 25 है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्या बोलता है मतलब कोई भी इंसान को फ्रीडम है टू कंसाइन, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट रिलीजन ऑफ ऑल द सिटीजन्स, but it does not ensure that one can forcibly convert others. इसमें ये नहीं बोला गया है दैट दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है, आपकी आज़ादी ज़रूर है, आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, बट इट डज नॉट मीन दैट यू विल कन्वर्ट अदर्स। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला है दैट राइट टू प्रोपेगेट डज नॉट मीन द राइट टू कन्वर्ट, क्लियरली बोला हुआ है। ठीक है, आगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है मतलब ज़्यादा टाइम दिया है टू एफिडेविट ऑन चैलेंजेस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। एक्चुअली देखो क्या है ना दैट इस लॉ को चैलेंज किया गया था, किस ग्राउंड में? ऑन द ग्राउंड दैट कोई भी अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें अगर कानून बने हुए पहले से तो उसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब बताओ हम लोगों ने क्या देखा है आज तक दैट जुडिशियल रिव्यू हर एक चीज़ों में हो सकता है, राइट? बट यहां पे कैसे आप इसको मना कर रहे हो भाई? सो वही ना, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अगर देख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड इट स्टिपुलेट्स दैट चर्चेस, टेम्पल्स, मॉस्क एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप कैन नॉट बी ऑल्टर्ड फ्रॉम देयर स्टूड। मतलब इनकी जो पोजीशन थी ना एज ऑफ अगस्त 15, 1947, अगर सोचो वो हिंदू टेम्पल है तो वो हिंदू टेम्पल होगा, अगर वो सोचो सिख टेम्पल है तो सिख टेम्पल होगा, अगर वो मुस्लिम मॉस्क है तो मुस्लिम मॉस्क होगा। ठीक है, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है इसके अंदर। इनफैक्ट एनी लीगल प्रोसीडिंग जो क्या कोर्ट के सामने पेंडिंग है कंसर्निंग द कन्वेंशन ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, it shall be terminated and no new legal process shall be initiated. But ये कहीं ना कहीं अलाउ करता है लीगल प्रोसीडिंग अगर कन्वर्जन हो रहा है ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ रिलीजियस नेचर विच हैज अकर्ड आफ्टर द कट ऑफ डेट, राइट? एंड ये जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस है ना, इसके ऊपर लेकिन ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बोला जा रहा है केरला गवर्नमेंट ने सॉर्ट किया है सेंट्रल असिस्टेंट इस स्कीम के थ्रू, दैट इज स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की स्कीम के थ्रू, जिससे पे किया जा सके फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट ऑफ अरियर्स। ये जो स्कीम है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसको लॉन्च किया गया था 2022-23 में। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। यह स्कीम प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस in the form of 50 years of interest-free loans for capital investment in new and ongoing projects. ठीक है,
तो इसी के अंडर ये न्यूज़ में भी था। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया ये ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल, जिससे कंज्यूमर्स को एक्सेस दिया जा सके दैट वो ग्रीन पावर खरीद सके फ्रॉम एनी रिन्यूएबल जनरेटिंग प्लांट। ठीक है, सो वन नेशन वन ग्रिड, मतलब ये तो देखो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल था, बट इसके रिलेटेड और एक आर्टिकल दिया हुआ था वन नेशन वन ग्रिड के अंडर, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वन नेशन वन ग्रिड की अगर बात करें तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है, जिसको हम लोग CERC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उन्होंने रिलीज किया था रेगुलेशंस, जिससे पावर ट्रांसमिशन का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, उस कानून को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो इसमें बोला गया इंस्टेड ऑफ पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस टू एनर्जी फॉर कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स, रेगुलेशंस जो है इट विल हेल्प इन ओपन एक्सेस एंड विड्रॉल ऑन इंटायर ट्रांसमिशन कॉरिडोर, है ना। नेक्स्ट, इंडियाज नेट जीरो प्लान, इंडिया ने अनाउंस किया अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी टू ट्रांजिशन फॉर लो एमिशंस पाथवे। कहां पर? अभी जो COP27 चल रहा है वहां पर। ठीक है, सो इसकी बैकग्राउंड की अगर बात करें, सो ये एक ऐसे स्टेप्स है विच आर इन लाइन विद इंडिया का 5 डिकेड जर्नी टू नेट जीरो और बीइंग कार्बन न्यूट्रल बाय 2070, जो कि कमिटमेंट किया गया है भाई प्रधानमंत्री मोदी जी। नाउ ये जो लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है ना, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो कि 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के समय ही दिया गया था, एंड इस स्ट्रैटेजी के तहत कंट्रीज को जो है ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट आपने जो अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का टारगेट दिया है उसको कैसे अचीव करोगे भाई। क्योंकि देखो, अगर हवाई में कुछ भी अगर बोल दोगे ऐसा नहीं चलेगा ना, आपको उसका रोड मैप देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, इसके तहत आपको वही चीज करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग UPSC का एग्जाम देंगे नेक्स्ट 2023 को, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, मैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रहा हूँ, एटलीस्ट आई कैन अश्योर इट फॉर UPSC, आई कैन नॉट अश्योर इट टू यू गाइज फॉर APSC पर से, बट यस, क्योंकि देखो UPSC का टेंडेंसी है दैट इस टाइप से जो वेग टाइप ऑफ सेंटेंसेस है ना, कभी जैसे देखो क्लाइमेट एग्रीमेंट जो भी चीज़ें चल रही है, जैसे अभी जो समिट चल रहा है COP27 इजिप्ट में, तो ये तो समिट अपने आप में पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको A to Z करना ही पड़ेगा। बट इसमें भी ये जो टर्म है LTLEDS, लॉन्ग टर्म लोड एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, तो ये एमिशन स्ट्रैटेजी क्या है, बड़े बड़े सेंटेंसेस UPSC दे देगा, आपको बताना पड़ेगा उसका आंसर क्या है। ठीक है, सो मेक श्योर बी रेडी फॉर इट। इस टाइप से कुछ भी अगर चीजें आती रहेंगी ना, यू डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू, राइट। मैं यहाँ पर उसको एनालिसिस करता रहूंगा, राइट। ये तो अभी न्यूज इन ट्रांजिशन ही है। सो इंडिया का अगर देख लीजिएगा ये LTLEDS ये है क्या। सो देखो, इंडिया एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट न्यूक्लियर पावर आउटपुट को हम लोग ट्रिपल करेंगे नेक्स्ट डिकेड में। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन में इंटरनेशनल हब बन जाएंगे। इस इतना ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज मतलब प्रोड्यूस किया जाएगा। यही नहीं, क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल जो ब्लेंडिंग किया जा रहा है ना पेट्रोल में, उसको भी आने वाले समय में इंक्रीज किया जाएगा। और इंडिया ओवरऑल फोकस करेगी दैट कैसे एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करे। भैया कैसे करोगे? फ्रॉम दीज स्ट्रैटेजीज लाइक परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, एनहांसिंग मटेरियल एफिशिएंसी, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट टू रिड्यूस इमिशंस। सो these आर द स्ट्रैटेजीज which will be following, right? Next, Sea Vigil 22, थर्ड एडिशन ऑफ पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जो है, जिसका नाम है सी विजिल 2022, ये रिसेंटली होगा। सो ये एक्सरसाइज ऐसा एक्सरसाइज है जिसको 2018 में ही कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस करना था। 26/11 का तो इंसिडेंट आपको पता ही है, कहाँ से वो अटैक हुआ था, मुंबई में। ऑफ कोर्स मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमारी चूक थी, इसीलिए ना हुआ यार, है ना। सो ये जो सी विजिल 2022 है, ये कंडक्ट किया जाएगा बाय इंडियन नेवी इन कोऑर्डिनेशन विद कोस्ट गार्ड एंड डिफरेंट अदर मिनिस्ट्रीज जो क्या इंटरेस्ट किए जाते हैं विद द टास्क ऑफ मैरीटाइम एक्टिविटीज। सो सी विजिल 2022 इट विल सी द एक्टिवेशन ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी अपैरेटस अक्रॉस इंडिया एंड इट विल बी अंडरटेकन along with entire this much of coastline and exclusive economic zone। जो क्या कौन सा रीजन है? ये देखो, ये पूरा 7,500 किलोमीटर का आपका कोस्टलाइन है ना, ये तो है ही, बट साथ ही साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी तो लाई करता है ना। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में भी ये जो एक्सरसाइज है कैरी आउट किया जाएगा। समझ लो बात, तो पूरा रीजन को ही यहाँ पे कैरी आउट करने की बात बोली जा रही है। एमसीक्यू सेक्शन में आते हैं दोस्तों अब, ठीक है। देखो एमसीक्यूज की अगर बात करें तो
day before that day we have asked one question, that is citizen perception survey. इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो द आंसर वाज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. सो ऑफ कोर्स आप लोगों में से सभी लोगों ने सही आंसर दिया था. आज क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आज मैं बता रहा हूं दैट इसका आंसर देकर दिखाओ. सी विजिल 2022 रिसेंटली सीन इन न्यूज. ये क्या है? क्या ये सी एक्सरसाइज है विद लिटोरल कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन? क्या ये पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है? क्या ये एक स्पेशल क्वाड मैरीटाइम एक्सरसाइज है, या फिर नन ऑफ द अबव? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर लिखिएगा. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशंस.